यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती पर धर्म की हानि हुई है तब तब किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लिया है। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो और ना मैं। उसे ना भीम की गदा रोक सकती, ना अर्जुन के बाण। इसलिए चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा पांचाली। चलो। चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। दर्शकों, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपकी मुलाकात किनसे करवाने जा रहे हैं। 3 दशक पहले आपने दूरदर्शन पर ये किरदार निभाया था और आज भी इस किरदार का असर ऐसा है कि घर घर तक हर कोई इस किरदार को जानता है और आपको भी इसी नाम से जाना जाता है। यही जानना चाहेंगे कि आपके पास किस तरीके से ये किरदार आया, क्योंकि किस्से ये भी हैं कि आपको इससे पहले कृष्ण जी का रोल ऑफर हुआ था। नहीं, आपकी बात सही है पुनीता। एक बहुत ही लंबी प्रोसेस रही, क्योंकि जब महाभारत बनने की बात आई तो लोगों को नहीं मालूम था, ना कलाकारों को मालूम था, ना टेक्नीशियंस को, ना मेकर को, कि इतना बड़ा धारावाहिक बनने जा रहा है जी। तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो करीब करीब 4 साल चली। जब पहली एड अखबारों में आई कि महाभारत के लिए कलाकारों का चयन हो रहा है, तो ये 84 की बात है, सितंबर 84, और लाखों की तादाद में चिट्ठियाँ आई। सब ने अपने फ़ोटोग्राफ्स और अपने बायोडाटास भेजे। उसमें से करीब करीब वहाँ की जो टीम थी BR फिल्म्स की, उन्होंने 8000 मतलब 8000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया। 8000 में से करीब करीब 3500 फाइनलिस्ट हुए। उन 3500 का आपस में कंपटीशन था। उनके प्रॉपर ऑडिशंस हुए, कॉस्ट्यूम के साथ, मेकअप के साथ में, और उन 3500 में से फाइनली 500 चुने गए, फिर 150 चुने गए, और 150 में से जब फाइनल लिस्ट बनी 12 की, तो सबसे ऊपर मेरा नाम था कृष्ण के रोल के लिए, गजेंद्र चौहान टू प्ले कृष्ण रोल। तो उस वक्त मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा चमत्कार सा हो गया है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि महाभारत बनने में थोड़ी देरी हो गई। कारण कई थे, और उस समय हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे थे, काम की तलाश थी। तो जब इतना बड़ा धारावाहिक बनने जा रहा है और उसमें रोल मिल गया, लेकिन वो रोल जो है डिले होता जा रहा है, तो हमने बाहर काम ढूंढना शुरू किया। मुझे याद है कुछ मलयालम फिल्में थी, मैंने वो फिल्में की, और उस दौरान वो 4 साल का जो गैप रहा उसमें मेरा वज़न बढ़ गया। और जब मैं वापस लौटा तो मेरा फिर ऑडिशन हुआ कृष्ण के रोल के लिए। नीतीश भारद्वाज उस वक्त विदुर के रोल के लिए फाइनल हुए थे। तो मेरा और नीतीश का करीब करीब 7 बार ऑडिशन साथ में हुआ, और उसके बाद मुझे बलराम में शिफ्ट किया गया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी महाभारत की तैयारी की थी। लेकिन फाइनली 17 अगस्त 1988 को मुझे जो है धर्मराज युधिष्ठिर का रोल मिला, और पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब थे, BR चोपड़ा साहब थे, सतीश भटनागर जी थे, गोफी पेंटल साहब थे। तो ये सब ने मिलके जो है मुझे जो है इस किरदार के लिए फ़ाइनल किया, पूरे कॉस्ट्यूम के साथ, पूरे गेटअप के साथ, मेकअप के साथ में, संवादों के साथ में। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी का कहना था, जब मुझे उन्होंने पूरे लुक में देखा, गेटअप में देखा, कि मुझे मेरा युधिष्ठिर मिल गया। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको सुनाया कि किस तरह से मेरा कृष्ण से, बलराम से होते हुए युधिष्ठिर का रोल फाइनल हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस दौर का जो ये शो था, ऐतिहासिक शो, वो जब लॉकडाउन लगा एक बार फिर शुरू हुआ, आज की जनरेशन ने भी बहुत पसंद किया। हाँ, मुझे याद है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दोस्त और बाहर भी जो लोग मिलते थे, वो ये कहते थे कि भाई महाभारत जो है
तब इसलिए हिट हुआ था 33 साल पहले कि अकेला चैनल था, दूरदर्शन अकेला चैनल था। लेकिन अब लॉकडाउन में तो करीब करीब कई सौ चैनल चल रहे हैं और उसके बावजूद इतना बड़ा हिट हुआ। देखिए, मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ, मेरे ऊपर एक छवि है कि मैं दूरदर्शन का कलाकार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में 95% सीरियल जो हैं वो दूरदर्शन के किए हैं। बिल्कुल। और दूरदर्शन के विषय में मैं ये कहता हूँ कि जो दूरदर्शन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, और जहाँ दूरदर्शन जाता है वहाँ कोई नहीं जा सकता। जी। तो दूरदर्शन ने जो चमत्कार किए हैं बिल्कुल 35 साल पहले, आज तक उनका रिकॉर्ड किसी चैनल से नहीं टूटा। आज भी अगर आप उठा के देखेंगे तो दूरदर्शन की टीआरपी जो है सबसे बेस्ट है, सबसे हाईएस्ट है। तो दूरदर्शन हमारा एक ऐसा माध्यम है जो शहर से लेके, जैसे कहते हैं पीएम टू पियन, शहर से लेके गांव के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है और उसको कैडर करता है। तो ये एजुकेटिव है, एंटरटेनिंग है, अर्निंग है, ये सारी चीज़ें एक चैनल में, जो देश का सबसे बड़ा चैनल है, और आज तक उसने ये चीज़ मेंटेन करके रखी है कि देश का नंबर 1 चैनल दूरदर्शन, देश का सबसे बड़ा चैनल दूरदर्शन। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज के ज़माने में आपको कौन लगता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभा सकता है? देखिए, मुझे ये किरदार निभाने के पश्चात ऐसा एहसास होता है कि युधिष्ठिर होना बहुत ही मुश्किल काम है, और विशेष तौर पे आज के कलयुग में। और मुझे ये भी लगता है कि देश के हर कोने में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर प्रदेश में एक युधिष्ठिर की आवश्यकता है, जो देश को समझ सके, जनता को समझ सके, उनके साथ मिलकर काम कर सके। मुझे कहीं ना कहीं झलक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में नज़र आती है। मैंने ये बात पहले भी कही है चैनल के माध्यम से कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं, यही काम हस्तिनापुर वासियों के लिए युधिष्ठिर ने किया था। तो ये झलक आज के अगर संदर्भ में हम बात करें तो मुझे लगता है आदरणीय मोदी जी में ये झलक मुझे दिखाई देती है। होप कि वो सुने ये बात जो आपने कही है। आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं जी। फिर एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आपके परिवार में भी कोई एक्टिंग से ताल्लुकात नहीं रखता है दूर दूर तक, आपने साइंस में रेडियोग्राफी में डिप्लोमा लिया है, फिर एक्टिंग की दुनिया में कैसे आए, और वो भी उस दौर में जिस समय की टीवी इंडस्ट्री में जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी? देखिए, मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, मैं एक किसान परिवार से हूं। मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने ज़िंदगी को उस ज़मीनी हकीकत से देखा है, और मुंबई की उस चकाचौंध नगरी में भी रहा हूं, और कलाकारों के बीच रहा हूं। कलाकार की जो संस्था है सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष भी रहा हूं। तो मेरा जन्म दिल्ली के एक गाँव में हुआ, राजपूत परिवार में, और एक बहुत साधारण परिवार, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ होती है ना, जो जीवन मूल्य हैं, उनकी हमारे परिवार में हमारे पिताजी और माताजी की तरफ से उनकी बहुत कीमत मानी जाती थी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं तो हमारे पिताजी उस युग में कहा करते थे, हम जब बहुत छोटे छोटे थे, कि पढ़ो और बढ़ो। उन्होंने ज़िंदगी में, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ये लगता था कि एजुकेशन जो होती है बहुत सारी समस्याओं का समाधान होती है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, और हम लोग 4 भाई हैं, एक इंजीनियर है, एक बिजनेसमैन है, एक लॉयर है, और मैं सबसे लास्ट, मैंने रेडियोग्राफी में पैरामेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैंने किया था। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद पिताजी का ये कहना था, अब आप अपनी इच्छाएं पूरी कर दीजिए, आपको जो दिल करे वो कीजिए। तो मेरा एडमिशन उन दिनों दिल्ली में ही, रोशन तनेजा साहब का एक इंटरव्यू था दिल्ली में चैम्सफोर्ड क्लब में, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। और उसके बाद, क्योंकि एफटीआई में उस वक्त एक्टिंग कोर्स नहीं चल रहा था, बंद हो गया था, तो मैं 82 बैच में था, जिसमें गोविंदा थे, आदित्य पंचोली थे, चंकी पांडे था, मैं था, साहिल चड्डा था, निखिल विनय म्यूज़िक डायरेक्टर जो बन गए वो थे। हम लोग सब एक ही बैच के हैं। उसके बाद की कहानी तो सबको पता है कि मैंने फिर स्ट्रगल शुरू किया। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाई, क्या लगता है कि आज की जनरेशन के लिए फेमस होना आसान हो गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर जो आज के युवा पीढ़ी है वो घर बैठे ही अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो क्या स्टार बनना इतना आसान हो गया है, और ये क्या अच्छी बात है? नहीं, स्टार बनना इतना आसान नहीं है, पॉपुलर होना थोड़ा आसान हो गया है। देखिए, ये एवेन्यूज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ये आगे बढ़ेगी और नए नए आयाम आएंगे। लेकिन
जिसे कहते हैं स्टार फिल्मी दुनिया में, उसके बनने के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है। वो आप किसी भी लेवल के व्यक्ति हों, आपको वो काम ढूंढना पड़ता है। और हमारे यहाँ सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमारी जो जज है वो जनता है। बिल्कुल। आप किसी के भी बेटे हों, बड़े परिवार से हों, छोटे परिवार से हों, वहाँ सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आपको अगर स्टार बनना है तो आपके काम में दम होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस में दम होना चाहिए। क्योंकि जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो आप अकेले होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता वहाँ। तो इसलिए ये कहना कि इन एवेन्यू से स्टार बन सकते, इनसे पॉपुलर हो सकते हैं आप थोड़े समय के लिए। आप देख भी रहे हैं, जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पर कहूँ तो क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो कभी इस दुनिया से जाएगा नहीं, क्योंकि उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी म्यूज़िक बहुत सारे आएंगे और जाएंगे, उनका स्टेज थोड़े थोड़े समय के लिए रहेगा। ऐसे ही अगर आप देखें आजकल सीरियल जो धारावाहिक आते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, बहुत कम सीरियल हैं जो 8-10 साल चलते हैं, 1-2 कोई सीरियल होता है, नहीं तो 3-6 महीने में वाइंड अप हो जाता है और उनके कलाकारों को कोई याद भी नहीं रखता। और 35 साल के बाद जब मैं बैठ के बात कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर की, उस महाभारत की जो 88 में टेलीकास्ट हुआ था, तो ये असर है उस बात का, उस काम का, उस मेहनत का, उस स्ट्रगल का। एक्चुअली जब तक आपके अंदर स्ट्रगल नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, कहते हैं ना संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही तो आपको लेके जाता है। संघर्ष आपके चेहरे पे वो भावनाएं लेकर आता है कि जो आवश्यक होती है कलाकार के लिए। चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, शाहरुख खान साहब, सब ने स्ट्रगल किया है, धर्मेंद्र साहब हैं, ये जितने हमारे पुराने कलाकारों की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने क्या स्ट्रगल किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, पॉपुलैरिटी का चार्ट जो है स्पॉन्टेनियस हो गया है कि आप पॉपुलर तो हो जाते हैं लेकिन उस पॉपुलैरिटी का स्टे नहीं है। अब की एक्टिंग में और जब आप किया करते थे, जब आपने स्टार्टिंग की थी एक्टिंग की शुरुआत में, कितना डिफरेंस है एक्टिंग में आज के ज़माने में और तब के दौर का? नहीं, टेक्नोलॉजी में फ़र्क आया है, एक्टिंग में फ़र्क नहीं आता। अब चाहे 60s के हों, 70s के हों, देखिए हमारे कलाकारों में ट्रेनिंग में एक चीज़ होती है मेथड एक्टिंग। जो हमारे यहाँ मेथड एक्टर हैं, आप गौर करेंगे कि उनकी जो चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भाव होते हैं, वो बहुत ही गूढ़ होते हैं। और जो मेथड एक्टर नहीं है, वो स्टेज एक्टर है, तो उनके हाव भाव अलग होते हैं, थोड़े वो लाउड होते हैं बॉडी लैंग्वेज में। सिनेमा की जो लैंग्वेज है वो कैमरे तक सीमित है, कैमरे को आप क्या भाव देना चाहते हैं। मुझे याद है राज कपूर साहब की एक लाइन कि वो कहा करते थे कि भाव की एक सच्ची भावना जब चेहरे पे नज़र आती है, सच्चा भाव जब चेहरे में नज़र आता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती ज़िंदगी में। तो कलाकार के चेहरे पे अगर वो, जैसे हमारे मेथड एक्टिंग में कहते हैं फील कीजिए, इसे, इस सिचुएशन को फील कीजिए, वो फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस सिचुएशन में चले गए हैं। और वो हाव भाव फिर लाने नहीं होते हैं, फिर वो अपने आप आते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं और आप उसको महसूस करने लगते हैं कि गरीब हैं, तो गरीब के एक्सप्रेशन लाने नहीं होते हैं, फिर वो अपने आप आएंगे। इसी तरह हर सिचुएशन में जब डायरेक्टर हमको कोई निर्देश देता है कि भाई इस तरह से करना है, तो हम उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। एक रोल मेरे मन में बहुत ज़माने से जमा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि वो या तो किसी सीरियल में या किसी फिल्म में मुझे मिले और मैं करूँ। संजीव कुमार साहब ने एक रोल किया था नया दिन नई रात में, 9 रोल किए थे और 9 के 9 रस जो है एक ही एक्टर ने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर किए थे। तो मेरे मन में ऐसा कोई अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मुझे चाहे तो मैं वो 9 के 9 रोल एक सीरियल में निभा सकता हूँ या एक फिल्म में निभा सकता हूँ। तो ये आपके मन में है कि ऐसा रोल मुझे ऑफर हो। इसके अलावा जब आप टीवी देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो वो कोई कैरेक्टर देखने के बाद ऐसा मलाल होता है कि काश मुझे ये रोल मिल जाता तो शायद मैं बेहतर कर पाता, कुछ ऐसा होता है कभी? मलाल हमेशा ये रहता है कि इससे आगे का रोल मिले, इससे आगे का रोल मिले, तो वो सेटिस्फेक्शन आज तक हुआ नहीं है। वो अभी भी मतलब जब अकेला होता तो ऐसा लगता है कि यार अभी तक कुछ काम हुआ नहीं ज़िंदगी में, बहुत काम करना बाकी है। तो वो जो इच्छाएं हैं तो कभी मरती नहीं है, लेकिन कलाकार की इच्छाएं मरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कलाकार की इच्छाएं ख़त्म होगी काम करने की तो कला उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को देश की कोई भाषा होगी जिसमें शायद गढ़वाली भी की है, मैंने एक गाना किया था गढ़वाली में। अच्छा। और एसमीज़ भी की है मैंने, बंगाली कई फिल्में की हैं। सर ये भी बताइए कि कौन सा ऐसा किरदार है जो आपका फेवरेट है, आपके दिल के करीब है? नहीं, कलाकार जब कोई भी किरदार करता है तो उसका फेवरेट होता है तभी वो करता है। बाकी ऐसा होता है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को
पॉजिटिव रोल मिले, नेगेटिव रोल मिले, कॉमेडी रोल मिले, तो मैंने हर रोल को उसके स्तर पे जाके निभाने की कोशिश की है। मेरा एक रोल था अजनबी में, शमशेर, वो टेररिस्ट था, नेगेटिव रोल था एकदम आउट एंड आउट, और डैनी साहब मेरे सामने थे। तो मैंने वो रोल 4 साल शूटिंग की, उसके 235 एपिसोड किए, और वो बहुत हिट हुआ था। और उसका एक वन लाइनर था, शमशेर बात बाद में करता है, गोली पहले चलाता है। एक कुंदन मेरा एक सीरियल था दुश्मन, उसमें मैंने कुंदन का रोल किया था। तो मैं वन लाइनर बहुत यूज़ करता था धारावाहिकों में कि कुंदन ज़िंदगी में ईमानदारी से सिर्फ एक ही काम करता है, दुश्मनी। तो कोई डायलॉग भी तो होगा ऐसा जो हमेशा यादगार रहा होगा, अगर हम महाभारत की बात करें, या फिर उस दौर का कोई ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा सीन जो हमेशा याद रहेगा आपको? महाभारत में बहुत सारे संवाद ऐसे हैं जो संदेश देते हैं। जैसे दुर्योधन को समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा था कि भाइयों के बीच स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए दुर्योधन, क्योंकि भाइयों के आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। तो इस तरह के जो संदेश थे वो डायलॉग मेरे बहुत पसंदीदा हैं। राजनीति को लेकर एक बहुत खूबसूरत और शानदार डायलॉग जो है डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब ने लिखा था कि जब जब राजनीति डगमगाएगी तब तब देश के विभाजन का प्रश्न काले सर्प की भांति अपना फन उठाए खड़ा होगा। और ये संवाद जो है इतना कंटेम्प्रेरी है राजनीति को लेकर कि आज तक लागू होता है ये। मैं आपको बताऊं, मोदी साहब का एक बहुत फेवरेट डायलॉग है महाभारत का, कोई भी पिता, कोई भी पुत्र, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी परंपरा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। और उन्होंने इस बात को अपने जीवन में अपनाया कि कोई भी पिता, कोई भी पुत्र, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें महाभारत की मुझे बहुत पसंद है, जिनमें संदेश है। हर एक्टर का अपना को एक्टर फेवरेट होता है। आपने बहुत सारे दिग्गज एक्टर के साथ काम किया है, किसके साथ काम करके आपको मज़ा आया, कंफर्टेबल आप रहे, और क्या कुछ सीखने को आपको मिला? देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो हम पितामह मानते हैं वो दिलीप साहब को मानते थे, एक्टिंग के सबसे बड़े दिग्गज। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब, और मुझे अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का अवसर मिला। बड़ा कलाकार जो बनता है वो कई कारणों से बनता है। मुझे याद है वो शूटिंग का दिन बागबान में जब मेरा सीन शूट हुआ था, तो मैं सुबह गया और बच्चन साहब आ गए टाइम से, और वो बैठे थे। तो मैंने, असिस्टेंट ने मुझे कहा कि आप रिहर्सल कर लो उनके साथ। तो मैं स्क्रिप्ट लेके उनके पास गया और मैंने कहा, सर मैं रिहर्सल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि इस सीन में ऐसा कुछ है जो मेरा मन नहीं कर रहा करने को। तो उनकी वो जो गहरी आंखें हैं और वो जो उनका लुक होता है, उन्होंने घूर के मुझे देखा, तो फिर बोले क्या? मैंने कहा इसमें है कि मैं आपको मारता हूँ और मेरा मन कह रहा है कि इतने बड़े कलाकार को मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मुझे उनको हिट करना था उसमें। तो उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने कहा कि हिट विद फुल इंटेंसिटी। मतलब अगर अमिताभ बच्चन साहब आज उस मुकाम पे हैं तो ये कई कारण होते हैं। मतलब उनको ज़रा भी एक सेकंड के लिए हिचक नहीं हुई कि एक इस लेवल का कलाकार और एक इस लेवल का कलाकार, और ये मुझे मारेगा तो मैं कहूँगी मारना मत भाई, आराम से डायलॉग में बोल दो। लेकिन उन्होंने कहा हिट विद फुल इंटेंसिटी, क्योंकि उस जो धक्का देने का इम्पैक्ट था उससे पूरा सीन उभर के आया। तो ये जो कोई भी कलाकार जब बड़ा बनता है तो उसके पीछे सब कारण होते हैं। उसके अंदर संयम होता है, सहनशीलता होती है, अपने कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें मिला के ही उस आदमी को उस स्तर तक ले जाती है। तो ये सब बातें हैं। बाकी अब जैसे हम लोग सीनियर फॉर्म में आ गए तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपने जूनियर्स को जो है उसी तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि जो नया है वो कभी ना कभी पुराना होगा, और आज जो है वो कल है। तो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का सामना आगे जाके करना ही पड़ेगा। कैसा लगता है दूरदर्शन के साथ काम करना? दूरदर्शन मेरा फेवरेट चैनल है एक्चुअली, क्योंकि दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है, मैंने आपसे कहा भी
कि मैं अपने भारत के उस हर कोने तक पहुंच सकता हूं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे आसाम हो, राजस्थान हो, कश्मीर हो। पॉपुलैरिटी का चार्ट जो है दूरदर्शन पे ही बनता है। अगर परमानेंट किसी कलाकार को पॉपुलैरिटी चार्ट ज़िंदगी भर रखना है तो मुझे लगता है दूरदर्शन से बेहतर चैनल नहीं है। बाकी चैनल्स पे सीरियल आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े सीरियल बने और वो कहाँ खो गए पता भी नहीं चला। लेकिन दूरदर्शन जो है हमारे ऑडियंस के दिलों में दूर तक मार करता है। वो गांव में किसान जो रहता है, जब वो दोपहर को खाना खाने आता है घर पे, तो दूरदर्शन ही देखता है, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी वो है। तो इस मैंने राजौरी के आगे आर्मी सेंटर्स में मैं गया हूँ प्रोग्राम्स में। वहाँ पे वो जब जवान जो हमारा आता है, जो ड्यूटी करता है, जब उसको गैप मिलता है तो वहाँ टीवी है लगा हुआ है छोटा सा, वो दूरदर्शन देख रहा होता है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम किसान से लेके जवान तक जो है हम उनके दिलों तक पहुँचते हैं, अपनी बात कहते हैं। हम मुंबई में छोटे से कमरे में शूटिंग करते हैं, लेकिन वो शूटिंग जो है उनके दिलों तक पहुंचती है, वो बात क्या क्या असर करती है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे अच्छे धारावाहिक बनाए जाएं, इवन दूरदर्शन के माध्यम से भी। दूरदर्शन तो हमेशा ही हमारी जो भावनाएं हैं, पारिवारिक कंसर्न है, उसको लेके धारावाहिक बनाता है। बिल्कुल, इतने सारे चैनल्स आ गए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने कहा, किसान हो, जवान हो, दूरदर्शन देखना सबसे पहले पसंद करता है जी। इसके अलावा ये बताइए अपने बारे में कि आप सोशल मीडिया से क्यों ज़्यादा नहीं जुड़े रहते? मैंने देखा आप एक्टिव नहीं रहते, इवन इंस्टाग्राम पे भी आपका कोई प्रोफाइल नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ। हाँ, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ मैं। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ना, वो जो ट्रोलिंग होती है ना, उससे थोड़ा सा आज तक इतनी मेहनत करके इतने सालों में एक इमेज बनाई है, उस इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग मिलते हैं जो आपको ट्रोलिंग करने लगते हैं, कुछ अजीब सी बातें करने लगते हैं, तो मैं उससे थोड़ा सा बचना चाहता हूँ। तो क्या, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। आपने कहा कि मैं ट्रोलिंग की वजह से दूरी बनाए रखता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे उन ट्रोलर्स को? नहीं, वो कलाकार जो होते हैं ज़्यादातर, वो एक तो नए कलाकार होते हैं जो पॉपुलैरिटी पाना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द पॉपुलैरिटी पाना चाह रहे हैं, इसलिए वो शूटिंग की क्लिप्स लोड करते रहते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लोड करते रहते हैं। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो फेस निकल चुका है। वो पॉपुलैरिटी का जो चार्ट होता है ना, इतना बड़ा धारावाहिक मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। पॉपुलर है। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेते हैं, सबसे पहले आपकी तस्वीर देखिए, पूरे देश में यूनिकनेस है ये जी, कि आप किसी को भी जब युधिष्ठिर कहेंगे तो सबसे पहले आपकी तस्वीर मेरा नाम याद आता है। इतने 10 बार महाभारत बन चुके हैं उस महाभारत के बाद, लेकिन आज तक ये औधा जो है ये किसी को मिला नहीं। बिल्कुल। तो महाभारत से भी आपकी कई यादें जुड़ी होंगी कुछ? महाभारत से तो बहुत यादें जुड़ी है। महाभारत शूटिंग के टाइम कुछ ऐसा होता होगा, को स्टार के साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ किस्सा शेयर करना चाहेंगे? नहीं, सबसे खूबसूरत बात ये थी महाभारत की कि एक परिवार बन गया था और उसका पूरा श्रेय रवि चोपड़ा को जाता था। यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें बहुत दर्द भी है, हमारी सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, उसकी ताकत भी दिखती है। हम लोग महाभारत के शोज़ करने गए थे लंदन में, और बर्मिंघम में वो शो था, मुझे याद है, और वो शो ख़त्म हुआ रात को लेट 10-11 बजे। तो एक हिंदुस्तानी आदमी, उसका एक हैंडीकैप बच्चा था जिसको उसने गोद में लिया हुआ था। शो ख़त्म होने के बाद वो मेरे मेकअप रूम में आया, और वो बच्चा 7 साल का बच्चा था करीब करीब, उसके पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम थी, पैरालाइज था शायद। उसने मुझे एक बहुत छोटी सी लाइन बोली, मुझे आज तक वो याद है लाइन, और मेरे दिल को छू गई। उसने पंजाबी में मुझे कहा कि फिर कदों आओगे तुसी। मतलब अगर एक 7 साल के बच्चे को महाभारत, अपनी सभ्यता, संस्कृति, भारत की वो ताकत उस देश में, उस कल्चर में रहते हुए असर कर सकती है, तो आप सोचिए कि हमारी धरोहर कितनी है, हमको अपनी इस धरोहर की वैल्यू करनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं ना कि लोग हमसे कहते हैं, अभी महाभारत के किस्से ऐसे हैं कि महाभारत के सेट पे तो रोज़ किस्से होते थे, मुझे लगता है वो पब्लिक नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जब आपने ये शो किया था महाभारत, उस समय जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जो बेटे हैं वो काफ़ी छोटे रहे होंगे। एक बार महाभारत फिर टेलीकास्ट फॉर लॉकडाउन में आपने पूरी फैमिली के साथ वो शो देखा?
महाभारत जब चल रही थी फर्स्ट टाइम, तो मेरा बेटा पैदा हुआ था। वो 89 बॉर्न है। अब जब दोबारा महाभारत आई तो जो जुए का एपिसोड था, जहाँ द्यूत क्रीड़ा होती है और मैं हारता हूँ सब, वो एक एक चीज़ हारता जा रहा हूँ और वो एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे हैं, वो एपिसोड सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और या लाइव टेलीकास्ट जब दूरदर्शन पे हुआ लास्ट टाइम लॉकडाउन में, वो एपिसोड नहीं देखता है वो टीवी के सामने से चला जाता है। ये इतना बड़ा संदेश है कि एक बेटा अपने बाप को लूज करते हुए नहीं देख सकता, बिकॉज ए फादर इज़ अ हीरो इन चाइल्ड्स लाइफ। उसका वो हीरो है और वो उस हीरो को हारते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो कहानी है, चाहे मैं उस किरदार में हूँ, लेकिन वो एपिसोड कभी नहीं देखता। मेरे घर में वो एपिसोड मेरे सिवाय कोई नहीं देखता, मेरी वाइफ भी नहीं देखती है। तो ये भी एक संदेश है एक्चुअली। तो वही बेटा पूरी महाभारत देख चुका है, लेकिन वो एपिसोड नहीं देखता है। छोटा सा परिवार है। मेरा एक बेटा है डॉक्टर शमशेर चौहान, वो डॉक्टर है, उसने गैस्ट्रो में डीएम किया है मुंबई से ही और हमेशा टॉप रहा है। उसकी वाइफ है डॉक्टर अंकिता चौहान, वो भी डॉक्टर है, उसने भी एमडी, डीएनबी और आईडीसीसीएम ये सब डिग्रियां हासिल की हुई हैं। दोनों जो है मुंबई में रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। मेरी वाइफ जो है वो कोरियोग्राफर है, डांस डायरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत सारी फिल्में और सीरियल कर चुकी है। इस वक्त भी उनके बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं। तो एक छोटा सा परिवार है, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, बस इतना ही है। मुझे ये अच्छा लगता है। वो विदेश जाने की तैयारी में था मेरा बेटा, तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा नहीं, अगर आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना है तो जाइए, वरना हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है, जो चीज़ आपको चाहिए वो हमारे हिंदुस्तान में है। और मेरा भविष्य में प्लान है कि मैं उसके लिए एक हॉस्पिटल तैयार करूँ मुंबई में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा अंक पसंद आया होगा। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।